नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। पंजाब के फरीदकोट जिले में गुरुवार की शाम को युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने फरीदकोट जिले के इस चौक पर यह गोलियां चलाई है। आपको बता दें, युवा कांग्रेस की गोली मारकर हत्या करने की यह खबर है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने फरीदकोट जिले के जुबली चौक पर भुल्लर पर 12 राउंड गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि भुल्लर की अस्पताल में मौत हो गई। भुल्लर फरीदकोट जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वहीं फरीदकोट जिले से पुलिस अधीक्षक ने बताया दो अज्ञात हमलावरों ने गुरलाल सिंह भुल्लर पर 10 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई। इस मामले की जांच चल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरलाल की हत्या को घिनौना कृत्य बताया। उन्होंने डीजीपी पंजाब को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक दिल दहला देने वाली घटना है और साथ ही उन्होंने कहा कि वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ एक्सपायर हो गए। सर किसी पार्टी में संबंध रखते सी? ये तो हमारे जिन्हें खबर है भी कांग्रेस पार्टी वालों से जिला परिषद मैंबर ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਹੀਕਲ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ बहुत बरीकी नाल सारे जिले चेकिंग हो रही है। वहीं पुलिस ने कल जम्मू एयरपोर्ट से गजवते उल हिंद के आतंकी को गिरफ्तार किया था। इन आतंकी पर आरोप है कि इसने आतंकियों को घुसपैठ करवाने में मदद की और सीमा पार से कई बार अपनी मां और बहन के साथ मिलकर हथियार पहुंचाए। हालांकि यह कुवैत में बैठकर जम्मू के पुंछ में आतंकवाद को एक बार फिर से जिंदा करने की फिराक में था। पुंछ में बैठे कई ओवरग्राउंड वर्कर के संपर्क में था और उनसे पुंछ में खत्म हो चुके आतंकवाद को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटा था। पकड़े गए आतंकी शेर अली के ऊपर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये आपको याद होगा कि 13 दिसंबर को एक इनकाउंटर हुआ था पोशाना में। पुलिस स्टेशन सुरनकोट की जुरिडिक्शन में आता है और जब हम इनकाउंटर के बाद जब उसकी तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसके लिंक्स जो थे वो पीछे जुड़ते गए और इसी लिंक्स के बेसिस पे हमने बालाकोट सेक्टर में और फिर जो नक्का मजाड़ी है वहाँ से जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो इन्फिल्ट्रेशन करवाई थी, उनको पकड़ा और हमारे पास 5-6 लोग जो हैं वो इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। और जब उनकी इंटरोगेशन की गई, जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तो उसमें एक नाम जो था वो बड़ा प्रोमिनेंटली फिगर हुआ। वो था शेर अली का, जो कि कुवैत में काम कर रहा था और जितनी भी ये एक्टिविटी थी, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन करवाने की थी या फिर हथियार और गोला बारूद यहाँ लाने की थी या ड्रग्स की थी, ये शेर अली वहाँ कुवैत में बैठ कर के पाक हैंडलर्स जो हैं उनके इशारों पर यहाँ के जो ओजी लुलू नेटवर्क जो है उसको रिवाइव करना चाहता था। और इसी के सिलसिले में जब हमें ये पता चला कि ये इस समय कुवैत में है, तो हमने इसकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना शुरू किया। वहीं भारतीय सेना की ताकत में गुरुवार को और बढ़ोतरी हुई। सेना को एक ऐसा टैंक मिला है जिसके सामने पाकिस्तान और चीन की कई तोपों की हालत पस्त हो जाएगी। ये दुश्मन के टैंक्स बनकर और सेना पर कहर बनकर टूटता है। इस टैंक की खासियत यह है कि यह 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक
गोला दाग सकता है। ये गोला एक बार निकल गया तो दुश्मन की मौत की खबर पक्की है। ये दुश्मन पर वज्रपात कर देता है। इस टैंक का नाम K9 वज्र है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुजरात में K9 वज्र का 100वां टैंक रिसीव किया। भारतीय सेना के पास जो K9 वज्र टैंक है उसका गोला 25 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। आपको बता दें K9 वज्र टैंक भारत में बनाया गया है। ऐसे 100 टैंक का ऑर्डर जो है वो 4,500 करोड़ रुपए में दिया गया था, जो अब बनकर पूरा हो चुका है। इसका 80% हिस्सा स्वदेशी है। इस टैंक के 13,000 कलपुर्जे भारतीय कंपनी ने भारतीय परिस्थितियों को देखकर बनाए हैं। इसे बनाने में 1,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्टनर यानी कि MSME शामिल है। इसमें 150 तो सिर्फ गुजरात की कंपनियां हैं। देश के प्रधानमंत्री की ओर से देश की 4 दिशाओं में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा शुरू की गई थी, जो कि गुरुवार को फरीदकोट पहुंची, जहां BSF हेडक्वार्टर में उसका स्वागत किया गया और वहां गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद इसे अगले पड़ाव के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं इस मौके पर BSF हेडक्वार्टर फरीदकोट के कमांडेंट राजीव ने बताया कि देश की 4 दिशाओं में स्वर्णिम विजय मशाल निकाली जा रही है, जो 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली जा रही है। और हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन जब BSF आर्टिलरी की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तभी ये स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा हमारे हेडक्वार्टर पहुंची है। ये जो स्वर्णिम विजय मशाल है, जैसे आपने सुना होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल दिसंबर में इसकी शुरुआत की। और ये 4 ऐसी मशालें हैं जो देश के 4 दिशाओं में गई हैं और अन्य गांव में जाएंगी, जहां पे हमारे 1971 वॉर के जो शहीद हैं उनकी मिट्टी जो है वहां से लाई जाएगी और सबको बताया जाएगा कि किस प्रकार से 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे BSF आर्टिलरी के जो 50 साल पूरे होने वाले हैं इस साल ही है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत गौरव का विषय है और बहुत एक ऑनर है कि इस कैंपस में आज ये स्वर्णिम विजय मशाल आई और हमने उसको सेरेमोनियल। अब खबर मतदाताओं के लिए। अगर आप किसी कारणवश अपने चुनाव मतदान के लिए वहां नहीं हैं, तो मतदान कैसे किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट मतदान के दिन अपने क्षेत्र में नहीं रहने वाले सभी मतदाताओं को वोटिंग का मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। याचिका में कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई या फिर नौकरी के सिलसिले में अपने क्षेत्र से दूर रहते हैं, उन्हें तकनीक के जरिए मतदान करने का मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर गुरुवार को केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई। क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। वो 16 करोड़ 25 लाख में बिके हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है, तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल 14 करोड़ 25 लाख में बिके, उन्हें RCB ने खरीदा। और इसी बीच सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। दरअसल महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में खरीदा है। 21 साल के इस खिलाड़ी पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। अर्जुन तेंदुलकर अब अपने पिता के चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते नजर आएंगे। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे। वे IPL के 4 सीजन में इस टीम के कप्तान रहे। हालांकि वे अपनी कप्तानी में मुंबई को IPL की ट्रॉफी नहीं दिला पाए। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या
घट करके 2587 रह गई है, जिनमें से 692 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 211 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। अगर आपको कभी भी लक्षण आए तो आप अपनी जांच कोविड की, कोरोना वायरस के संबंध में निःशुल्क करवा सकते हैं। और इसके लिए मेरा कोविड केंद्र एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आप उसे अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेंगे तो आप जहां भी रहते हों वहां से आप पता कर सकेंगे कि नज़दीक का कौन सा केंद्र है जहां पर आप निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 5,91,194 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का इस समय 98.12% चल रहा है, 98.12%। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,709 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 1,20,384 सैंपल। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्याकांड में बीते मंगलवार को परिवार से मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। कपिल मिश्रा ने यह ऐलान करते समय कहा कि यह पूरी राशि किश्तों में एक प्रक्रिया के तहत आगामी 26 फरवरी तक परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इसी के तहत कपिल मिश्रा द्वारा सहायता के रूप में 25 लाख रुपए परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। 25 लाख की यह सहायता राशि मृतक रिंकू शर्मा की मां के खाते में भेजी गई। 25 लाख रुपए की सहायता राशि मिलने के बाद मृतक रिंकू शर्मा के भाई मन्नू शर्मा ने कपिल मिश्रा और ऐसे तमाम लोगों का आभार जताया जिन्होंने रिंकू शर्मा के परिवार के लिए मुहिम चलाकर सहायता की। क्या नाम है ये? मन्नू शर्मा। हाँ मन्नू, अभी तक आपके अकाउंट में कितना पैसा आ चुका है? जो कपिल मिश्रा जी ने वादा किया था 1 करोड़ रुपए का, पूरी भारत में जो उन्होंने एक वो लिंक चलाया था जिसमें से 9,000 लोगों ने वो पैसा डोनेट कर रहा है, उसमें 1 करोड़ रुपए का वादा किया था और उसमें से अभी 25 लाख रुपए अकाउंट में आ गए हैं और वो धीरे धीरे करते मतलब 26 तारीख तक का प्रोसेस है, 25 कर करके आ जाएंगे। किसके नाम से आ रही है? मम्मी के अकाउंट में। क्या कहना है आपको? मेरा तो बहुत यही कहना है कि कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जिन 9,000 लोगों ने हमारी सहायता करी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम एक चीज़ और चाहते हैं, हमें जब इंसाफ सही मिलेगा जब। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने देने की चेतावनी दी। पटोले ने इन दोनों एक्टर पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, इन दोनों ने चुप्पी साध रखी है। तो वहीं इन सब पर देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले के इस बयान को सस्ती पब्लिसिटी बता दी। नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको ये पता है कि अमिताभ जी, अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है? कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए। मालिकों जैसे अधिकार थोड़ी मिले हैं। सत्र को लेकर क्या मांग है? सत्र को लेकर कितने दिन होना चाहिए? देखिए, सत्रों को लेकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों से देश भर की जनता परेशान है। तो वहीं संभल में महंगाई के कारण सपा और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया,
जिसके चलते दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग प्रदर्शन किया और एसडीएम ऑफिस पहुंचकर एसडीएम दीपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन तो ऐसा है कि रोजाना करो तो कमी कम है। इधर तो बेचार किसान ठंड में सड़कों पे बैठे हैं अपने घर छोड़े हुए। यहाँ सरकार ने अपने आड़ में 1 महीने में 3 दफा गैस की कीमतें बढ़ाकर गरीब मजदूर और मीडियम आदमी को इतना बोझ डाला है कि आने वाला टाइम जो है पब्लिक जो है उसे दिखा देगी। ये 630 रुपये से सिलेंडर आज 807 रुपये सिलेंडर है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, लाइट नहीं आती है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। इस सरकार को जड़ से उखड़ कर फेंकना है और हमने ये तय कर लिया है जब तक ये सरकार को उखेड़ कर नहीं फेंकेंगे जब तक हम दम नहीं लेंगे। ये जो विषय है, ये एक तो सबसे पहली बात ये है कि पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं और आज का रेट जो है कहीं कहीं 101 रुपये भी है और कहीं 100 भी है, कहीं 99 रुपये भी है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकारें खुद अपने वजन से गिर जाती है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। किसान पिछले 3 महीनों से धरने पर बैठे हैं, अपना घर-बार छोड़कर वे घरों से दूर हैं, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी मांगे माननी चाहिए। तो वहीं हुड्डा ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर बीजेपी सरकार पर वार किया और कहा कि कांग्रेस के समय में कीमतें काफी कम थीं। डीजल पर और पेट्रोल पर टैक्स बेहद कम था, लेकिन आज लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। बहुत लंबा आंदोलन हो गया। मेरा सरकार से आग्रह है, इनसे वार्तालाप शुरू करें और इसका समाधान निकालें, किसानों की बात माने, ताकि किसान इतने दिनों से अपने घर से बाहर बैठा अपने घर जाके अपना काम संभालें। आज रेलवे ट्रैक जाम किया है, कई जगहों पर प्रदेश में रेलवे ट्रैक जाम हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बातचीत से समाधान निकलेगा, बातचीत करके जो किसानों की बात मानने समाधान निकल जाएगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, किसान कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं। पहल करेगा तो सरकार करेगी। सब लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह के हालात हो गए हैं, पेट्रोल की अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें, जिस तरह के हालात हुआ करते थे आपके समय में, बड़ा होहल्ला मचाने वाले लोग आज तर्क देते नजर आते हैं। 70 सालों की बात करते हैं। देखिए, ये जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, ये गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल जीवन हो गया। और ये पिछले 5-6 साल में अमीर और गरीब में बहुत अंतर आ गया। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए किसान कानूनों के खिलाफ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने हिस्सा लिया और बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने इस कानून की मांग ही नहीं की तो सरकार इस कानून को जबरन क्यों थोप रही है। यही वजह है कि किसान विरोध के लिए सड़कों पर है और सरकार अपनी हठ धर्मिता पर उतारू है। जो कि सरकार किसानों के साथ छलावा करे, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है। जिस तरीके से किसान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सरकार के हर फैसले को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के मन में कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी किसान की बात को, तो सरकार को हटाने के माला रख रहा है। अच्छा, 2017 से लेकर 19 में अमित शाह ने ऐसे मूल मंत्र फेंके थे, जाटों को अपनी तरफ कर लिया। क्या उनका मूल मंत्र बहुत आपत्तिजनक बात है। गृह मंत्री संविधान पे शपथ लेते हैं, गृह मंत्री के मुख से अगर कोई जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी आती है तो बेहद गलत है, निंदनीय है। किसान कौन को ना हटे, यहाँ कोई जात की बात नहीं, किसी एक जाति की बात नहीं है। वहीं मुंबई कांदिवली की पुलिस ने एक ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो कि पद्मावती ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आया और उसने दुकानदार से सोने का पैडल दिखाने को कहा। जब दुकानदार उसे पैडल दिखा रहा था तो उसी समय वह उसकी दुकान से पैडल से भरा बॉक्स लेकर भाग गया।
इस वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही और उसके पास से करीब 2.5 लाख की कीमत के सोने के गहने और 3 चोरी की बाइक बरामद की गई। सोनी की दुकान में ग्राहक बनकर जाने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल के अलावा 2.5 लाख के सोने बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि चारकोल पुलिस ने ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो सोने की दुकान में ग्राहक बनकर जाते थे और दुकानदार से सोने के अलग अलग पेंडल दिखाने की मांग करते थे। जब दुकानदार का ध्यान भटक जाता था, उस दौरान सोने से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। इस पूरे मामले में चारकोल पुलिस ने 2 शातिर गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 बाइक और 2.5 लाख के सोने के साथ साथ तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा मिली जानकारी अनुसार ये दोनों शातिर अपराधी मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस तरह के चोरी को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच कर रही है कि और कितने गुनाहों का अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर में सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड के गुनहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है। जल्दी अपराधी शबनम को मथुरा जिला जेल में फांसी पर लटकाया जा सकता है, लेकिन फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की मांग की। सजायाफ्ता मुजरिम शबनम का बेटा ताज न सिर्फ राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों को माफ करने की गुहार लगा रहा है, बल्कि वह तब रो पड़ता है जब याद करता है कि कैसे अपनी मां से मिलने के लिए वह रामपुर जेल जाता था। ताज का कहना है कि उसकी मां उसे बेहद प्यार करती है, वह उसको गले लगाती है और आंचल में छिपा लेती है, उसे पैसे देती है। ताज ने यह भी कहा कि उसने भारत के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है, ताकि उसके सिर से मां का साया ना उठ पाए। आपको बता दें, 15 अप्रैल 2008 को अमरोहा के गांव बामनखेड़ी के रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से प्रेम संबंधों में बाधा बने अपने माता पिता, 2 भाई भाभी, मौसी की लड़की और भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। अजमेर में चल रहे गरीब नवाज के सालाना 809वें उर्स में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से चादर पेश की गई। ये चादर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लेकर अजमेर पहुंचे। कांग्रेस के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने गरीब नवाज की पाक दरगाह में चादर पेश की और सोनिया गांधी की ओर से भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। हज़रत फ़ातिमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें सालाना उर्स के मौके पर अपनी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से चादर रवाना करते वक्त अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही हूँ। यकीनन ये मेरे लिए बेहद फख्र की बात है कि हर साल मुझे ये मौका मिलता है और मेरी चादर हजारों अकीदतमंदों के दस्ते मुबारक से होते हुए दरगाह अजमेर शरीफ तक पहुंचती है और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ये चादर दरगाह पर पेश की जाती है। ये अकीदत की चादर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है, जिसमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खाते में डाली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है, इसके लिए बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। उधर केरल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई
श्रीधरन जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने श्रीधरन से केरल में विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष के सुदर्शन की मौजूदगी में बीजेपी का ये हाथ थामेंगे। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित मेट्रोमैन श्रीधरन को देश में विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन आगामी केरल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजेपी केरल के लोगों के लिए कुछ कर सकती है। दूसरे राजनीतिक दलों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सत्रह फरवरी को नगर काउंसिल चुनाव के नतीजे है, जिसमें फरीदकोट नगर काउंसिल के लिए कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 25 वार्ड में से 17 पर अपना कब्जा जमाया। इसे लेकर फरीदकोट के विधायक कुशलदीप ढिल्लों काफी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अपने आवास पर सभी उम्मीदवारों को बुलाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने शहर के वोटरों का धन्यवाद दिया। सारे सत्कारयोग प्रेस वाले वीर ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਵੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जो उन्होंने साडे विच विश्वास प्रगट किया है कांग्रेस पार्टी विच, ओदा दिलों। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस के द्वारा शहीद परिवार के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में डहीना पुलिस चौकी ने शहीद परिवार के प्रति बर्बरता दिखाई। जानकारी के मुताबिक शहीद परिवार शहीद स्मारक के आगे बस शेल्टर बनाने का विरोध कर रहे थे और वहीं 2 वीरांगनाओं सहित शहीद परिवार शांतिपूर्ण धरना दे रहा था। मामले में शहीद परिवार को पुलिस जिप्सी में डालकर थाने ले गई। वहीं शहीद परिवार ने आरोप लगाया कि शहीद की वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी की गई और परिवार के साथ मारपीट की गई। शहीद संदीप यादव की पत्नी और मेरे परिवार के लोग शांति से शहीद स्मारक के सामने धरना दे रहे थे। इसी दौरान डहीना पुलिस इंचार्ज नरेंद्र कुमार ने मेरे ससुर और मेरे परिवार के साथ मारपीट की और उनको घसीटते हुए थाने उठा के लेके गए और मेरे को भी ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन मैं गई नहीं और मेरे को वहाँ से हटा के और एक साइड में कर दिया और उन्होंने। वहीं भिंड दतिया सांसद संध्या राय और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया की ओर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से 163 दिव्यांगजनों को 53 लाख रुपए के ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस मौके पर भिंड विधायक संजीव सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थी खुश दिखाई दिए। आज ये दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण और ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम था, जो कि हमारे सामाजिक न्याय और इंडियन ऑयल के माध्यम से CSR फंड के माध्यम से हुआ है। यह कार्यक्रम पहले ही होना था, लेकिन कोरोना काल के समय ये कार्यक्रम सारे लेट हुए हैं और आगामी समय में हमारा जो और दतिया जो 2 जिले हैं ADP योजना के अंतर्गत जुड़े नहीं थे, उस योजना में जुड़ चुके हैं और आगामी समय में ऐसे ही जो विकलांग हमारे भाई या बहन हैं उनको आगामी समय में तमाम सारे उपकरणों का लाभ मिले। आगामी समय में उसका मेले टाइप कार्यक्रम भी आयोजन होंगे और इस योजना से काफी लोगों को लाभ भी मिलेगा। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को करीब 3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन इसका हल न निकलता देख संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया, जिसके बाद पंजाब के सभी शहरों में किसानों द्वारा रेल ट्रैक पर बैठकर धरने दिए गए और इसी के अंतर्गत जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ ने किसान जत्थेबंदियों और किसानों की तरफ से दिल्ली जम्मू रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चे वालों ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, CID ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ जाना है। उधर हापुड़ में कांग्रेसी नेता पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी बेल बुग्गी के जरिए अनोखे तरीके से केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भैंसा बुग्गी पर सिलेंडर, बाइक और अन्य सामान रखकर बाजारों में निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेसी मुख्य बाजारों में यात्रा निकालकर लोगों को बढ़ती महंगाई से अवगत करा रहे हैं। कांग्रेसी गैस के बढ़ते दामों पर सिलेंडर की अर्थी भी निकाल रहे हैं। नशे के खिलाफ मुहिम के तहत बरनाला पुलिस ने 2,75,000 नशीली गोलियों के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिन पर पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां जब्त की, जिनमें ये गोलियां भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बाकी आरोपियों की तलाश को शुरू कर दिया है। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਏ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਇਲੀਅਸ ਸੋਮਾ ਪਤਨੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸੀ ਪਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 1050 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 9400 ਗੋਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੈਟਸ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਲੀਅਸ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਬਾਸੀ ਦੁਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਸਮਾਣਾ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਰਨਾਕਾਰ ਸਮੇਤ 94,000 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 285 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 11 ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 22, 25, 29। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
किसानों द्वारा आज रेल रोको अभियान को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की थी और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर एसीपी की निगरानी में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई और स्टेशन की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस का इंतजाम किया गया ताकि कोई भी स्टेशन तक ना पहुंच पाए। बल्लभगढ़ के एसीपी जयवीर राठी ने बताया कि पुलिस द्वारा स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि स्टेशन की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस बल को तैनात किया गया। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में किसानों को रोकने के लिए पटरियों पर नाए कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली पूरी? देखो हमारे यहाँ फरीदाबाद में पूरी व्यवस्था है। हमारे जो मैं बल्लभगढ़ ड्यूटी है, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ किसी तरह का रेल नहीं रुकनी दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कितने जो है जवान तैनात किए गए हैं, कौन कौन से नाके हैं जिन पर पुलिस की व्यवस्था है या पटरियाँ हैं, और क्या क्या सारी चीज़ें तैयारी हैं वो आप एक बार बताइए। हमने अलग अलग जो भी पॉइंटें हैं जहाँ से आ सकते हैं, हमने सभी जगह अपनी ड्यूटियाँ लगा रखी है। अच्छा, 12 का समय रखा गया है, पटरियों पर किसान ना पहुँचे उनको कैसे समझाया बुझाया जाएगा, और क्या अगर किसान नहीं मानते तो कैसे क्या रूपरेखा रहेगी? अभी तक तो आने का कुछ ऐसा है नहीं किसानों का। किसान अभी कोई कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान संगठनों द्वारा देश भर में 4 घंटे का रेलवे ट्रैक को जाम रखा गया। करनाल के घरोंडा हलके में रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे रहे, लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते रहे। तो वहीं करनाल में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। हरियाणा पुलिस, आरपीएफ और रेलवे पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देकर बैठे रहे। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आई थी 18 फरवरी को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकने की। करनाल जिले में यह रेल घरोंडा रेलवे स्टेशन पर रोकी जाएगी। रोक दी गई है। 12 से 12:15 हो चुके हैं। सभी किसान आ चुके हैं रेल पटड़ी पर और यह रेल जाम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। कोई भी उपद्रव नहीं मचाएगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। कोई उपद्रव मचाएगा उसको हम प्रशासन के हवाले करेंगे। प्रशासन से भी अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से इन शरारती तत्वों पर ध्यान रखें, क्योंकि यह हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब शरारती तत्व हमारे आंदोलन में बढ़ते हैं, गड़बड़ करते हैं। पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, पर हम बिल्कुल सचेत हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। मंजीत चौगामा, ब्लॉक प्रधान इंद्री। ऐसा है सर, जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज का जो समय रखा गया है, आपका मीडिया का और हमारे सभी जिम्मेदार भाइयों को आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो रखा गया है, ये हमारा सफल पूर्ण तरीके से सफल रहेगा और पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे आज। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में विजयी कांग्रेस पार्षदों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हल्का अमलोह के विधायक काका रणदीप सिंह ने खास तौर पर शिरकत की। इस समारोह में विधायक काका रणदीप सिंह ने जहां नए चुने कांग्रेस के पार्षदों का सम्मान किया, तो वहीं उन्होंने जीत की बधाई दी। देखो प्रधान असीं बैठ के नीति बनावांगे ताकि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। और कोशिश यही होएगी कि क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 पोस्ट हो जाएंगे, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ तक 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚ पोस्ट ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ 2022 ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ। उत्तर प्रदेश के औरैया से लूट के मामले में आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जिले के फफूंद थाने के ग्राम
अजलापुर मोड़ के पास पिछली 13 फरवरी को सराफा व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को जुआ पुल के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल हो गया। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित की घेराबंदी की। दिनांक 13 फरवरी की शाम को थाना फफून क्षेत्र में सराफा व्यापारी श्री तेज सिंह कुशवाहा की 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट करने के बाद हत्या कर दी थी। इस संबंध में एक अभियुक्त जिसका नाम विजय भदौरिया है, जो थाना अजीतमल क्षेत्र का रहने वाला है और इस पर पूर्व में भी लूट के मुकदमे हैं, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माल बरामदगी के दौरान जो पुलिस पार्टी इसके साथ गई थी, इसने उनकी पिस्टल छीनकर उन पे फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ है। इसकी निशानदेही पर जो लूट का सामान है, जिसमें सफ़ेद धातु एवं पीले धातु का सामान है, वो बरामद किया गया है और इसी की निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में अचानक से मारपीट शुरू हो गई। यह बैठक मध्य प्रदेश बंद के लिए रणनीति बनाने को लेकर थी। मारपीट का यह सिलसिला पूर्व महापौर विभा पटेल के समर्थक धर्मेंद्र राय और एक अन्य कार्यकर्ता के बीच हुई। आपको बता दें, दोनों के बीच रणनीति बनाने को लेकर यह मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया को मामले से दूर रखने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस के अमानवीय व्यवहार और गुंडागर्दी के खिलाफ इटावा बीजेपी सांसद समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। आपको बता दें, पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर सांसद रामशंकर कठेरिया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने इस दौरान कहा कि घर में घुसे रहने से जिला नहीं चलता है। कठेरिया ने कहा कि पुलिस के ढीले रवैये की वजह से जिले में दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। लिया और पुलिस ने उसको और उसके पति को और उसी घर में एक और किराएदार महिला जिसके गोदी में बच्चा था 6 महीना का, 1 साल का, उसको उठा के पुलिस ले गई थाने में और उसने कहा कि 2 जेंट्स पुलिस ने हाथ पकड़े और उस महिला कांस्टेबल ने उसकी पिटाई की। तो उसके पूरे निशान पर पीठ से लेकर के पूरे शरीर पर उसके चोटें हैं। मैं जब आया तो मैंने अभी डीएम जो मैडम है उनसे उसको दिखाया है, उससे बात की है, उनको उसको महिला को मिलवाया है डीएम मैम से और कप्तान साहब से भी फ़ोन पर बात की है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो है मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन कुल मिलाकर के जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि कप्तान के पास टाइम नहीं है और इसलिए पुलिस अनकंट्रोल हो रही है और जनता के साथ कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार होता है। और जो पुलिस की रिपोर्ट होती है कप्तान साहब के पास, कप्तान साहब उसी को मान लेते हैं। जनता की सुनवाई की उपेक्षा कप्तान साहब कर रहे हैं, जो मुझे लगता ठीक नहीं है। उधर मानसा में कोरोना महामारी और किसानों के रेल रोको आंदोलन के बाद रेल आवाजाही बंद रही और इक्का दुक्का गाड़ियां मानसा दिल्ली रेल मार्ग पर आती जाती दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद किसान जत्थेबंदियों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल की पटरियों पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया, जिसमें किसान, महिलाओं और नौजवानों ने शिरकत की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि आगे जो भी आदेश संयुक्त मोर्चे की तरफ से होगा उसे लागू किया जाएगा। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਕਸਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 4 ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜੋ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जल निगम संघर्ष समिति द्वारा जल निगम के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिल पाने के कारण कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। जल निगम कर्मचारियों का कहना है कि 6 माह से विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। 6 माह से वेतन नहीं मिल पाने के कारण विभाग के कुछ कर्मचारी इलाज के अभाव से मर चुके हैं, तो साथ ही मृतक आश्रित के परिवार वालों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई, जिसकी वजह से मृतक आश्रित के परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 25 संगठन है। सब लोगों ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति का गठन किया है। इसमें कर्मचारी, अधिकारी, संदर्भ सब सम्मिलित हैं। हमारी 3 सूत्रीय मांग, प्रथम मांग 5 माह से बकाया वेतन और लगभग 15,000 पेंशनर्स जो हमारे कर्मचारी हैं 2016 से उनका बकाया वेतन, और इसमें मृतक आश्रित जो हैं उन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति, और उससे पूर्व प्रथम मांग हमारी जनहित के लिए है। उत्तर प्रदेश की लगभग 23,500 करोड़ जो जनता है उसको स्वच्छ पेयजल, हमारी जो कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम 1975 से है, जो 1975 से पूर्व LSGD लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्थापित थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने निजी स्वार्थ में इसको कॉरपोरेशन बनाया वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए, और जो हमें सेंटेज हमारा निर्धारित किया था वो काटते काटते 12.5% रह गया। वर्तमान सरकार ने जो उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यदायी संस्था है 23,000 करोड़ जनता को प्रदेश की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रही है, उसका सारे कार्य छीन करके अनट्रेड जो जिनको अनुभव नहीं है ऐसी संस्थाओं को जो ये कार्य सौंपे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में कोरोना काल के बाद पार्कों में छात्र मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम करने के लिए पहुंच रहे हैं और बीमारियों को मात देते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। जो छात्र छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहा करते थे, अब वो व्यायाम कर उन बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। हापुड़ नगर पालिका ने व्यायाम के लिए पार्कों में काफी मशीनें लगवाई है, जिसमें बच्चे मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं हम। यहाँ पे आके बहुत मजा आता है, हमारे मनोरंजन भी हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। हम सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने इतना बढ़िया पार्क बनाया है हमारे लिए। हमारे यहाँ पे मनोरंजन भी हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य भी हमारे सही होता है, खुली हवा मिलती है पार्क आके हमें, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। हमारा नाम साक्षर है, हमें बहुत अच्छा लगता है पार्क में आना। हमारा यहाँ पे मनोरंजन भी हो जाता है। सरकार का हमें बहुत धन्यवाद है, यहाँ पे पार्क खुल गया, हमें पहले दूर जाना पड़ता था, इस वजह से हमें अच्छा लगता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमें बहुत अच्छा लगता है पार्क आना। धन्यवाद। और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, यहाँ पे कोई आने के लिए मना भी नहीं करता, जब दूर जाते थे हर कोई मना करता है। हमारा मनोरंजन। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पंजाब से मिल पा रही है। पंजाब के फरीदकोट से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में आपको बता दें एक अहम जानकारी मिल पा रही है, और यह जानकारी मिल पा रही है कि इस मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। हत्या की जिम्मेदारी मैं, बिश्नोई और गोल्डी बराड़ लेते हैं। कुख्यात गैंगस्टर बिश्नोई ने फेसबुक पर ये तमाम बातें कही है। युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल की हत्या हुई थी और अब इस मामले में एक अहम जानकारी मिल पा रही है। पंजाब के फरीदकोट में युवा कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको यहां पर जानकारी दे दे, पंजाब के फरीदकोट में युवा कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात हमलावरों ने फरीदकोट जिले के जुबली चौक पर बुलेट पर 12 राउंड गोलियां चलाई थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए फरीदकोट से हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश सेठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरह से पंजाब के फरीदकोट जिले में गुरुवार की शाम को युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में जानकारी मिल पा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और तमाम अपनी बातें फेसबुक के माध्यम से कही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बता दें कि आज जो युवा यूथ कांग्रेस के आगू थे
गुरलाल सिंह भुल्लर, उसको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या के करीब 4 घंटे बाद ही एक लॉरेंस बिश्नोई नाम वाले फेसबुक पेज पर एक संदेश के माध्यम से हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। इस संदेश में लिखा गया है कि गुरलाल पहलवान की हत्या में बिश्नोई व गोल्डी बराड़ लेते हैं। गुरलाल को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर वो हमारे खिलाफ काम कर रहा था। तो इस पेज के द्वारा एक जिम्मेवारी बिश्नोई ग्रुप के द्वारा ली गई। हालांकि हम इस पेज की पुष्टि नहीं करते कि ये उसी के द्वारा पेज चलाया जा रहा है या किसी और के द्वारा ये पेज फेसबुक पर एक्टिव किया है। इस संबंधित हमने जब पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम अपने टेक्निकल सेल द्वारा इस संबंधी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये फेसबुक पेज लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है या उसके नाम पर कुछ और लोग चला रहे हैं। तो इस संबंधी हम पुष्टि नहीं करते कि ये पेज लॉरेंस बिश्नोई का, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक लॉरेंस बिश्नोई नाम के पेज पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी जरूर ली गई है। जी जानना चाहेंगे नरेश, जिस तरह से फरीदकोट के विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कुशलदीप सिंह ढिल्लों का यह बेहद करीबी था और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं, आगे क्या लगता है किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? और जिस तरह से ये फेसबुक पोस्ट जो है वो सामने आई है, जिम्मेदारी ली है कुख्यात गैंगस्टर बिश्नोई ने, अब आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बता दें कि नगर कौंसिल के चुनाव अभी हाल ही में पंजाब में जो संपन्न हुए हैं, तो उसके तुरंत बाद ऐसी घटना काफी चिंताजनक है। वो भी सत्ताधारी पार्टी के यूथ आगू को ये इस तरह शरेआम गोलियां मार देना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसके चलते ही जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी संज्ञान लिया है और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने डीजीपी पंजाब से ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में जल्द से जल्द मामले में तय तक जाएं और जो भी आरोपी हैं उनको सामने लाया जाए। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कैसे कार्रवाई करती है और किस तरह, क्योंकि पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिनमें हत्या करते हुए जो लोग हैं वो गोलियां चलाते शरेआम उसमें दिखाई दे रहे हैं। अभी देखना होगा कि पुलिस उस सीसीटीवी की कितनी मदद ले सकती है और पुलिस डीजीपी के निर्देशों का कितना पालन करते हुए जल्द से जल्द इस आरोपियों की पकड़ तक पहुंचते हैं। जी फरीदकोट जिले में युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ऐसा बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात हमलावरों ने फरीदकोट जिले के जुबली चौक पर भुल्लर पर 12 राउंड गोलियां चलाई। और अब इस मामले में एक नया मोड़ यहां पर आता हुआ नजर आया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारत का प्रख्यात गुंडा कहा जाता है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के लिए सिरदर्द बना है। बहुत ही कम समय में लॉरेंस ने इस इलाके में अपना नाम कमाया और ऐसा कहा जाता है लॉरेंस जेल से अपनी गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस इस मामले पर कुछ भी नहीं कर पाई। अब देखना होगा, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि गुरलाल की हत्या जो है वो घिनौना कृत्य है, आगे इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। खबर में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के आंगन में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों में बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिलता है। लाखों की संख्या में हर वर्ष बाबा के दर्शन के लाभ लेने के लिए एक ही दिन में भक्त एक साथ उमड़ते हैं। बाबा महाकाल के आंगन में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज जिला अधिकारी और मंदिर प्रबंध समिति के बीच बैठक हुई, जहां विगत वर्षों की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया और तमाम पुजारी, पुरोहित और शासकीय अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। खासकर उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों में एक अलग ही उत्साह रहता है। इसीलिए मंदिर प्रबंध समिति के सभी लोग, पुजारी, पुरोहित और सरकारी विभाग के लोगों ने बैठक करते हुए व्यवस्थाओं को बनाए रखने पर रणनीति बनाई है। प्रबंध समिति के सभी लोग, मंदिर के सभी पंडित, पुरोहित, पुजारी और अन्य विभागों के लोग शामिल हुए और इस पर चर्चा ये हुई कि पूर्व की जो महाशिवरात्रि की व्यवस्थाएं थी वो क्या रहा करती थी, क्या क्या उसमें चुनौतियां आती थी, कहाँ कहाँ पर हमको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी के द्वारा सुझाव दिए गए उस संबंध में। वर्तमान में जो हमारे पास चुनौतियां हैं उसमें एक तो कोरोना का संक्रमण अभी भी बना हुआ है, एक नए फेज की बात हो रही है और इसके साथ साथ मंदिर के कई हिस्सों में निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए एक कोई बीच का रास्ता निकालकर जिसमें कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े,
वो कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे दर्शन जो है उसको हम लोग मुहैया करा सकें। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्लान प्रस्तावित करेंगे और सोमवार को एक पुनः ये बैठक बुलाकर सभी के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। उसमें जो भी सुझाव या संशोधन अगर प्रस्तावित किए जाएंगे उनको उन पर निर्णय करके हम लोग पूरे प्लान को उस दिन फाइनल करेंगे। कुल मिला के जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से रखी जाएँ कि आम श्रद्धालुओं को परेशानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में असोदर थाना क्षेत्र के रिठवा गांव में सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहे लोगों को राजस्व और पुलिस टीम को रोकना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने राजस्व और पुलिस टीम को बंधक बना लिया और टीम के साथ अभद्रता की। घटना की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और जिले के कई थाने की पुलिस ने बंधक बनाई गई टीम को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे भवन को जेसीबी से गिरवा दिया गया। तो वहीं इस घटना के बाद राजस्व और पुलिस टीम की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत 12 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ग्राम रिठवा में कुछ लोगों द्वारा बंजर की जमीन को कब्जा किया जा रहा था। इस संबंध में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जो है मौके पे जाके कब्जा हटाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा जो है इसका विरोध किया गया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इस संबंध में थाना सुथर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनका चालान किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। किसान संगठनों के आह्वान का सोनीपत रेलवे स्टेशन पर असर देखने को मिला, जहां काफी संख्या में किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों के साथ महिला किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। किसान नेताओं का कहना था कि वह शांतिपूर्वक ट्रैक जाम करने का आज का फैसला था और शांतिपूर्वक यहां पर ट्रैक जाम किया गया। किसान नेताओं का कहना था कि सरकार अपने तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन किसान अपने शांतिपूर्वक ढंग से इसे धरना दे रहे हैं और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। यूपी के बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी कला में किसान की संदिग्ध हालत में करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि किसान पानी लगाने खेत में गया था। आधी रात को पाइप से पानी न आने पर दूसरी जगह से पानी लेने की कोशिश की, तभी बिजली के तारों की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस महानिरीक्षक संजय उंजाल ने भल्ला कॉलेज स्टेडियम में बनने वाले कुंभ मेला मुख्य पुलिस लाइन का विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। वैसे तो कोर एरिया में बनने वाले कई थानों के निर्माण का कार्य पहले से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें से हर की पैड़ी थाने सहित कुछ थानों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और इस बीच आज मुख्य पुलिस लाइन के भूमि पूजन के साथ ही कुंभ मेला पुलिस की स्थापना और व्यवस्थापन का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो रिजर्व इंस्पेक्टर सीओ लाइन इनके बैठने की व्यवस्था होगी और हमारे भी अपने ऑफिसेज होंगे। इसके आधार पे हमारी पुलिसिंग की जो अन्य एक्टिविटी है उसको हम लोग पुलिस लाइन के माध्यम से संचालित करेंगे। लाइन में अस्पताल भी बनाया जाएगा। देखिए, लाइन में हमारे पास पैरामेडिक्स रहेंगे, डॉक्टर्स और बाकी व्यवस्थाएं भी रहेंगी, क्योंकि पुलिस लाइन पूरे पुलिस एक्टिविटी का केंद्र बिंदु होता है और इसके माध्यम से ही हमारी बाकी सारी पुलिसिंग की एक्टिविटी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।